अ बिग हेलो टू एवरीवन। आई एम समीर गंधे, उत्कर्ष क्लासेस। तो आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब इस इंडिपेंडेंस वीक में हमारा सारा फोकस हमारे इंडिपेंडेंस डे पर रहा, 15 अगस्त 1947। 1947 में हमें आज़ादी तो मिली, पर मैं आज आपको कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि 1947 के ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले से शुरू हो चुके थे। मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूँ, दावे से ये बात कह सकता हूँ कि अगर ये इवेंट्स नहीं होते तो शायद 1947 वो साल नहीं होता जब हमें आज़ादी मिली थी। तो ये कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इसके बारे में बात करेंगे। आपको काफ़ी एनलाइटनमेंट इससे मिलेगा, प्लस मॉडर्न इंडिया में कई सारे क्वेश्चंस जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, MPPSC, UPSC, इवन जो वनडे एग्जाम्स हैं, उसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये टॉपिक्स। तो 1940 से लेकर 1947 तक का सफ़र कैसा था, आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1940 से 1947 हम सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर ध्यान देने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और कैसे जो डायरेक्शन था उन इवेंट्स का वो हमें हमारी आज़ादी की तरफ ले जा रहा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर? अब इस व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं ये है एडोल्फ हिटलर। 1 सितंबर 1939 एडोल्फ हिटलर की जर्मनी है ना, एडोल्फ हिटलर अटैक्स पोलैंड। ठीक है, एडोल्फ हिटलर पोलैंड पर अटैक कर देते हैं। अब ये अटैक क्यों हुआ, एडोल्फ हिटलर क्या चाहता था, ये अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसको अपन कभी फ्यूचर में कवर करेंगे। पर 1 सितंबर 1939 को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट शुरू हुआ। अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 60 मिलियन पीपल इस वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाएंगे। पर इस वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। अगर ये इवेंट नहीं होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमें 1947 में तो आज़ादी नहीं मिलती, कभी ना कभी तो मिलती, पर 1947 में शायद नहीं मिलती। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक तरफ होती हैं एलाइड पावर्स और एक तरफ होती हैं एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर्स में एक तरफ होते हैं USA, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। एक्सिस पावर्स में मेनली होते हैं जर्मनी, इटली और जापान। तो यहां से वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी जो है वो शुरू होती है। इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो अपन देखते हैं। तो देखो अब होता क्या है कि क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट घोषित कर देती है कि इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू द वॉर, मतलब इंडिया भी इस वॉर का पार्ट है। इस बात से हल्ला मच जाता है और इंडिया की जो सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर थी उस समय, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कहती है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्लियर, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ सेशन होता है। कांग्रेस का रामगढ़ सेशन जो है वो होता है। ठीक है, ये सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं मौलाना आजाद। क्लियर? और इस सेशन में कांग्रेस बोलती है कि हम ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही शर्त होगी जिस पर हम अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे और वो होगी एक इंटरिम गवर्नमेंट। कांग्रेस डिमांड रखती है कि ब्रिटिश एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करें और इस इंटरिम गवर्नमेंट में ओनली इंडियंस होंगे। ये डिमांड 1940 के रामगढ़ सेशन में रखी जाती है। क्लियर? अब अंग्रेज प्रेशर में थे, उन्हें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आर्मी में भर्ती हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो ऐसा सामान बनाएं जो कि अंग्रेज़ों को वॉर में काम आए। तो फाइनली अंग्रेज जो हैं एक ऑफर लेकर आते हैं। अब इस ऑफर का नाम था ऑगस्ट ऑफर। क्लियर? उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगाउ और इसको अभी अपन बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारे इवेंट्स डिस्कस करने हैं। अगस्त ऑफर में सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई
डोमिनियन स्टेटस की, डोमिनियन स्टेटस कि इंडिया विल बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, पर शर्त ये रख दी गई कि इट विल बी आफ्टर द वॉर। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। ठीक, पर ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अब मूड में थी कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस से अब बात नहीं बनने वाली है। तो नाउ वी वांट पूर्ण स्वराज या टोटल इंडिपेंडेंस, इसलिए ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। एक और व्यक्ति जिन्होंने ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखिएगा, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान की डिमांड रख दी गई थी। इन्होंने डिमांड रख दी थी कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो इस ऑगस्ट ऑफर का कुछ नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1942 में, जब जापान ने ब्रिटेन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जापान हैड अटैक्ड ब्रिटेन, और अब इंडियंस के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्लियर? तो एक व्यक्ति को भेजा गया जिनका नाम था स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, एक वन मैन मिशन इंडिया में भेजा गया। अब इन्होंने दो मेन बातें बोली। पहली बात इन्होंने वही बोली जो ऑगस्ट ऑफर में थी, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, प्लस इन्होंने जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोली वो थी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत का एक संविधान जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो होगा, भारत का एक संविधान जो है वो बनाया जाएगा। क्लियर? पर जो वाइसरॉय की पावर थी वो वैसी की वैसी रहेगी। क्लियर? वाइसरॉयज पावर विल रिमेन द सेम। ठीक है, यही क्रिप्स मिशन था जिसको गांधी जी ने नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि इसमें हर चीज फ्यूचर में होने वाली थी। जो भी रिफॉर्म्स अंग्रेज करना चाह रहे थे वो सब फ्यूचर में होंगे, है ना। इस पर नेहरू ने ऐड कर दिया था ऑन अ फेलिंग बैंक, बैंक तो डूब रहा है जिसका चेक ये लोग हमें देने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी फेलियर। इस बात से गांधी जी काफी डिसअपॉइंटेड थे, उन्हें क्रिप्स मिशन से उम्मीद थी, और उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया था कि अब अंग्रेजों को इंडिया से खदेड़ के निकालना पड़ेगा। और यहीं से बैकग्राउंड बना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट का, विच वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर? तो 1942 में शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में गांधी जी की एक बहुत फेमस स्पीच होती है जिसमें वो नारा देते हैं डू और डाई का, आइदर वी विल फ्री इंडिया और वी विल डाई इन द अटेम्प्ट। तो यहां से क्विट इंडिया मूवमेंट की कहानी जो है वो शुरू होती है। ठीक, 9 अगस्त सुबह सुबह सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर फिर भी मूवमेंट रुकता नहीं है। इस मूवमेंट की खास बात क्या थी कि दिस मूवमेंट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि सारे बड़े लीडर्स जेल में थे। ऐसा नहीं था कि कोई लीडर नहीं था, पर वो लोकल लेवल के लीडर्स थे और काफी वायलेंस जो है इसमें हुआ, है ना। तो इट वाज अ लीडरलेस, वायलेंट एंड अनप्लैन्ड मूवमेंट। किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, ये मूवमेंट एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। क्लियर? काफी चीजें इस मूवमेंट में हुई, ये अपने आप में एक टॉपिक है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये भारत के इतिहास में। क्लियर? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कुछ सालों तक चलता है, फाइनली अपने आप धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। गांधी जी जेल में फास्ट भी करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट था इसमें, गांधी जी फास्ट इन जेल। क्लियर? अब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1945 में। वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल। अब इस समय एक इंपॉर्टेंट चेंज आता है
विश्व के इतिहास में, है ना। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू एंड हो चुका था और ब्रिटेन जीत भी गया था, पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटेन का कि अब धीरे धीरे जो उनकी क्षमता थी इंडिया को होल्ड करके रखने की वो खत्म हो रही थी। और इसीलिए वेवल प्लान लाया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को तोड़ा जाए, जो कि मेनली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो गया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को एक सेपरेट स्टेट नहीं बनवाना है मुसलमानों के लिए, और मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है पाकिस्तान की। क्लियर? तो लॉर्ड वेवल क्या बोलते हैं कि जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडियंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह थी कि वाइसरॉय को छोड़कर जितने भी लोग होंगे वाइसरॉय के काउंसिल में, जो मेनली इंडिया को चलाते हैं, वो सभी लोग इंडियंस होंगे। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई? जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि जितने भी लोग काउंसिल में होने चाहिए मुस्लिम्स, है ना, जितने भी मुस्लिम्स काउंसिल में होंगे वो सब मुस्लिम लीग के नॉमिनीज होने चाहिए। और ये बात एक्सेप्टेबल किसी को भी नहीं थी, और वेवल ने बोला कि टॉक्स हैव फेल्ड। आई बात समझ में? चलिए भी, अब कुछ ऐसे साइड में भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे कि INA ट्रायल्स। तो हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल आर्मी या जिसे बाद में बोला गया आजाद हिंद फौज, ठीक है, मोहन सिंह ने इस फौज को बनाया था, पर बाद में लीडरशिप संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो अब INA के जो व्यक्ति थे वो लोग जापानीज के साथ लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जब जापानीज हारे तो कई सारे जो INA के लोग थे उनको POW बना लिया गया था और इंडिया भेजा गया था। और ब्रिटिश सरकार ने ये बोला था कि हम इन पे मुकदमे चलाएंगे पब्लिकली रेड फोर्ट पर। तो एक मूवमेंट डेवलप हो गया इंडिया में, और एक डिमांड थी कि जो INA के लोग हैं इनको पनिशमेंट ना दी जाए, इनको माफ कर दिया जाए। तो इसको बोलते हैं INA मूवमेंट। ये मूवमेंट काफी वॉयलेंट हो गया था। अंग्रेजों को समझ में आ रहा था कि बात जो है वो हाथ से निकल रही है, जो बात है वो कंट्रोल से निकल रही है, और हमें किसी भी हालत में इसको रोकना पड़ेगा। क्लियर? तो INA मूवमेंट में, है ना, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एंगल भी आया, एक ऐसे समय में जब हिंदूज और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, सबको नहीं पर काफी लोग। इसी समय 1946 में, है ना, हम आजादी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, 1946 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इसको बोलते हैं रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी। ओके, 18 और 22 फेब के बीच में, है ना, कब? 18 और 22 फरवरी के बीच में बॉम्बे की एक जहाज पर, बॉम्बे पोर्ट में एक जहाज था INS तलवार। वहां के जो सेलर्स थे वो अपने बॉसेस के खिलाफ रिवोल्ट कर देते। ठीक है, भले ही ये रिवोल्ट सिर्फ 4 दिन तक चला, बाकी इसको शांत कर दिया गया, पर अंग्रेजों को एक बात समझ में आई थी कि 1857 के बाद पहली बार जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें म्यूटिनी हुई है वापस से, और अंग्रेजों को समझ में आया कि अब कोई नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब समाज का कोई भी तबका इंक्लूडिंग दी आर्म्ड फोर्सेस अंग्रेजों के रूल में रहने को अब तैयार नहीं है। क्लियर? तो रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी को द फॉरगॉटन म्यूटिनी कहा जाता है, क्योंकि हम इसे शायद भूल गए हैं, और इनके जो हीरोज थे उनको फॉरगॉटन हीरोज कहा जाता है। इसको कई बार लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द राज भी कहा जाता है, लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द राज, ऐसा भी इसको कहा जाता है। तो ये बड़ा झटका था अंग्रेजों के लिए। इसके बाद अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि बस अब हम इंडिया को और ज्यादा होल्ड
नहीं कर पाएंगे और ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारियां शुरू की गई। ओके, और फाइनली क्लेमेंट एटले ने लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा ट्रांसफर ऑफ पावर को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा। क्लेमेंट एटले कौन थे? प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा धमाकेदार था। इन्होंने कहा जून 1948 तक, है ना, ब्रिटिश विल लीव इंडिया। टिल जून 1948 ब्रिटिश विल लीव इंडिया। और फाइनली जो हमारे आखिरी वाइसरॉय थे इंडिया के, वो आते हैं, सबसे बातचीत कर कर फाइनली 3 जून 1947 को आता है माउंटबैटन प्लान। माउंटबैटन प्लान, ठीक है। इस माउंटबैटन प्लान में जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मजबूरन कांग्रेस को इस चीज के लिए मानना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिएट किया जाए, अगर और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उसमें एक प्लेबिसाइट करवाया जाए। क्या करवाया जाए? एक प्लेबिसाइट। अगर सब लोग मानते हैं तो फिर एक न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। यहीं पे राइट्स वगैरह भी शुरू हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है पूरे देश में, हर जगह राइट्स ही राइट्स शुरू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स। फाइनली माउंटबैटन प्लान के थ्रू जो प्लेबिसाइट हुआ था उसका नतीजा आता है, एज अ रिजल्ट पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। एक हिस्सा वेस्ट में होगा जिसको बोलेंगे वेस्ट पाकिस्तान, और एक हिस्सा होगा ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज है बांग्लादेश। क्लियर? तो इस तरीके से माउंटबैटन प्लान इफेक्ट में आया, है ना। फाइनली पास होती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पास करती है और कहती है कि 15 अगस्त 1947 2 डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। ठीक है, 2 डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। क्लियर? तो 2 देश बनाए जाएंगे 15 अगस्त 1947। ये जो डेट है वो हमने नहीं चुनी, वो अंग्रेजों ने चुनी थी, माउंटबैटन ने चुनी थी। फाइनली 2 देश बनते हैं और हमारे आज़ाद भारत का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये ब्रीफ था, देखो हर टॉपिक में काफ़ी कुछ है पढ़ने को, पर ये एक ब्रीफ रिवीजन सॉर्ट ऑफ था आप सबके लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। उत्कर्ष क्लासेस में हम आपको एक रक्षाबंधन, 15 अगस्त, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका बर्थडे, ये तीनों इवेंट्स कुछ साथ में आए, और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को दे रहे हैं, और ये है शिक्षा महोत्सव जो कि चलने वाला है 13 से 21 अगस्त तक। इस ऑफर में, है ना, आपको MPPSC के कोर्सेज पर, ठीक है, MPPSC के जो सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर फ्लैट 78% डिस्काउंट मिलने वाला है। 78%, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सुनते जाओ। उसके अतिरिक्त हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का बर्थडे भी 13 अगस्त को था। उसके लिए आपको 13% का डिस्काउंट और मिलेगा अगर आप NG13 कूपन कोड उसके अलावा यूज़ करेंगे। 78% डिस्काउंट तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, पर अगर आप NG13 कूपन कोड लगाएंगे तो और 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस रिवॉर्ड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो प्लीज़ ये ऑफर जाने ना दें। उत्कर्ष क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम कंटेंट डालते रहते हैं, पर अगर आपको हमारे क्लासरूम से जुड़ना है, जो कि आप जुड़ सकते हैं थ्रू दी ऐप, या फिर आपको कोई और कोर्स एक्सप्लोर करना है, तो प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी जाने ना दे। ये बहुत बड़ा मनी सेवर है। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
तो आई होप आपको इस छोटे से ब्रीफ सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपको पता लगी होंगी और कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। तो भूलिएगा मत, MPPSC ऑफर बट ओनली वैलिड टिल 21 अगस्त। तो प्लीज़ एक और काम ज़रूर करें, MPPSC उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। कोर्सेज हमारे कई सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, वो भी उस पर आते रहते हैं। तो चलिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। आई एम समीर गंधे, साइनिंग ऑफ।